सुप्रभात प्रिय छात्रों, आप सभी को नए वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राजीव एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने निश्चित रूप से नए वर्ष का स्वागत अपने नए लक्ष्य निर्धारित करके नए वर्ष का स्वागत करना आपने निर्धारित किया होगा। तो उसी आपके लक्ष्य में प्राप्ति के लिए मैं भी अपना सहयोग करते हुए एक सहयोग करने की जो कोशिश है मेरी, उसी कोशिश के साथ आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा मैंने कहा था कि जो भी बच्चे सीटेट और टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लक्ष्य को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास मेरा ये है, और उसी प्रयास की कड़ी में मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगा कि जो सीडीपी यानी बाल विकास का जो पेपर होता है उसमें मुख्य रूप से मैंने पूरा पेपर, कई वर्षों का पेपर उसमें एनालाइज़ किया है, और उस पेपर में मैंने देखा है कि कुछ 2-3 टॉपिक, वैसे तो कई टॉपिक कवर होते हैं लेकिन 3 या 4 टॉपिक ऐसे हैं बाल विकास के जो कि आपके पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। सीटेट के इस बाल विकास वाले पार्ट में जो पहला पार्ट होता है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक्स को सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके प्रयास को सफल बनाने की दिशा में। मैंने देखा है कि आप जो बाल विकास में जो सिद्धांत पूछे जाते हैं उनमें से 3 जो मैं नाम लूँगा, 3 थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली थ्योरी जो होती है वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरी थ्योरी हो जाती है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरी थ्योरी जो हो जाती है आपकी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत आप ये मान के चलिए कि 3 थ्योरी जो है आपकी, ये तीनों थ्योरी कम से कम सीटेट के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आपके सीटेट के पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि 15 क्वेश्चन के अंदर, यानी टोटल 30 क्वेश्चन का सीडीपी आपका पार्ट रहेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन मुझे लगता है इन्हीं 3 थ्योरी से आपको कवर हो जाएगा। हम मिनिमम भी मान के चलते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको केवल इसी 3 थ्योरी से आपको मिलेगा। हालांकि थ्योरी बहुत बड़ी है, ये तीनों थ्योरी बहुत बड़ी है, और जब तक आप इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे उससे शॉर्टकट तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप इन थ्योरीज से जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर पाने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको इन थ्योरीज की कंसेप्चुअल लर्निंग हो पाए, आपका पूरा कंसेप्ट इन थ्योरी को लेकर के एकदम कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे कि आप आसानी से इस थ्योरी से आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं इन 3 थ्योरीज़ को पहले आपके सामने आपसे शेयर करूंगा। इन 3 थ्योरीज़ को हम लोग पहले तैयार करेंगे, और उन थ्योरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली थ्योरी मैंने जो लिया है, जो उठाया है आज के लिए, वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इस थ्योरी को मैंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके आप सभी को उसका कंसेप्चुअल नॉलेज देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। उस कड़ी में सबसे पहले जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उस जीन पियाजे का, उसमें सबसे पहले, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत केवल जीन पियाजे का ही नहीं है, कई सारे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जैसे ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसको समझने से पहले मेरा ये प्रयास है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि संज्ञानात्मक विकास कहते किसे हैं, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है पार्ट 1 में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हम लोग समझते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संज्ञान क्या है, संज्ञान किसे कहते हैं, कॉग्निशन किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा आपका संज्ञान बनता है, एक मोबाइल हो गया, पेन हो गया, इस स्मार्ट बोर्ड के प्रति, यानी
इसके प्रति जो भी आपकी जानकारी है, ठीक है, इसके प्रति जो भी आपकी सूचना है, किसी चीज़ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने, इन सब चीज़ों की जो प्रक्रिया आप करते हैं उसी को हम संज्ञान कह सकते हैं। अगर आप देखिए जन्म से लेकर के आजीवन हम कई सारी चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कोई भी चीज़ एक उठा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये पंखे हैं, बिजली है, ठीक है, ट्यूब रॉड है, इनके विषय में जो भी सूचनाएं आज तक हम लोगों को मिली हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि हमारा इस पंखे के विषय में संज्ञान बनाते हैं, इस मोबाइल के विषय में हमारा संज्ञान बनाते हैं। मोबाइल से रिलेटेड जो भी नई नई सूचनाएं होती हैं उसमें जुड़ती चली जाती हैं और हमारा संज्ञान उतना ही पुष्ट, उतना ही मजबूत होता चला जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संज्ञान क्या है? संज्ञान जो है चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, चीज़ों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना और उनके विषय में सोचने, समझने और जानकारी को ट्रांसफॉर्मेशन यानी संसाधित करने की प्रक्रिया को ही हम संज्ञान कह सकते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति देखता है, सुनता है, किसी चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है, और फिर जान करके उसके विषय में सोचता है और फिर उसके विषय में कोई उचित निर्णय लेने पर पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसका संज्ञान है, ठीक है। अगर हम संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें देखना होगा कि संज्ञान क्या है। जैसा अभी मैंने बताया, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया होती है, कह सकते हो कि मानसिक विकास से संबंधित है, ठीक है। इस विषय में भी एक प्रश्न उठता है सीटेट में कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किससे संबंधित होता है? नैतिक विकास से संबंधित होता है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है, सामाजिक विकास से संबंधित होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये जो मानसिक शक्ति होती है, एक संज्ञान, कॉग्निशन, ये कई सारी मानसिक शक्तियों से मिल करके बनी होती है, कई सारी मानसिक क्षमताओं से मिल करके बनी होती है। जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा संज्ञान है और संज्ञान में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है सेंसेशन या संवेदना। संवेदना क्या है? अब आपके सामने मैंने ये उपस्थित किया, ये आप संवेदना क्या है? इसको देख करके, किसी चीज़ को छू करके, यानी जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, हाँ, छू करके, देख करके, सूंघ करके, ठीक है, स्वाद ले करके, यानी इन जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक जो हमारी सूचनाएं पहुंचती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सेंसेशन, ठीक है। किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गर्म है, ठंडा है, हाँ, सख्त है या मुलायम है। तो ये क्या है? ये आपका सेंसेशन है, संवेदन, जिसको हिंदी में संवेदन कहते हैं। तो संज्ञान के अंदर मैंने बताया ना कि संज्ञान में कई सारी मानसिक शक्तियाँ मिल करके हमारे आपके संज्ञान को बनाती हैं, जिसमें सबसे पहली मानसिक शक्ति होती है आपकी सेंसेशन या संवेदन। संवेदन किसको कहते हैं? जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, उन्हीं सूचनाओं को, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उन्हीं सूचनाओं को हम सेंसेशन या संवेदन हिंदी में कह सकते हैं। दूसरी संज्ञान के अंदर जो मानसिक शक्ति आती है उसको हम प्रत्यक्षण कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेप्शन। अगर सामान्य उसमें देखें, सामान्य अर्थ में तो परसेप्शन का अर्थ होता है देखना, लेकिन देखना आँख से देखना, हाँ, हम छू करके भी देखते हैं। देखने का यहाँ सेंस है कि जानना, ठीक है ना। कैसे जानते हैं? जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं को देख करके, स्वाद ले करके, ठीक है, टच करके, हाँ, सुन करके, सूंघ करके, ठीक है, इन सब के माध्यम से, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब सेंसेशन होता है, सेंसेशन के पश्चात हम उनका प्रत्यक्षण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर हम जानते हैं तो हाँ, ये व्यक्ति फला आदमी है, ठीक है। अगर पीछे आवाज़, कमरे के उस तरफ, दीवार के उस तरफ किसी जानने वाले की आवाज़ आती है तो हम किससे सेंसेशन, यानी आवाज़ आना क्या हुआ? सेंसेशन। और सुन करके हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षण, पहचान जाते हैं कि अरे फला व्यक्ति का, ये तो फला मेरा दोस्त है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये क्या है? सेंसेशन हुआ। सेंसेशन के साथ साथ संज्ञान में क्या आई? दूसरी प्रक्रिया परसेप्शन, ठीक है।
परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण करते हैं। और प्रत्यक्षण उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्षण भी करते हैं। जैसे ही कमरे में अगर गुलाब वाला एक परफ्यूम मार दिया जाए और आप उसको सूंघते हैं, तुरंत आप बता देते हैं तो गुलाब की जैसी खुशबू आ रही है, ठीक है ना। यानी सेंसेशन हुआ नाक में, और सेंसेशन के द्वारा आपने परसेप्शन किया, नहीं ये गेंदे का, चमेली का, इन सब की खुशबू नहीं है, बल्कि इसमें गुलाब की खुशबू है। तो ये क्या है, आपका परसेप्शन है, प्रत्यक्षण है। प्रत्यक्षण का अर्थ होता है देखना, कान से भी देखना होता है, नाक से भी सूंघ करके देखना होता है, स्वाद लेकर के देखना होता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम एक तरह से परसेप्शन करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, जो कि संज्ञान के अंतर्गत आने वाली दूसरी मानसिक प्रक्रिया कही जाती है, या दूसरी मानसिक शक्ति कह सकते हैं हम। उसके बाद क्या होता है कि एक जैसे ही सेंसेशन होता है, प्रत्यक्षण हम करते हैं, प्रत्यक्षण करने के बाद एक इमेज बनाते हैं, एक हम इमेज बनाते हैं। आप ताजमहल अगर कभी देखने गए होंगे तो ताजमहल आपने ज्ञानेंद्रियों से सेंसेशन हुआ होगा, देखा होगा आपने, देख करके आपने प्रत्यक्षण किया होगा, परसेप्शन किया होगा कि हाँ, परसेप्शन में क्या आएगा कि हाँ ये वाइट संगमरमर का बना हुआ है, इस तरह से गुंबद हैं, इस तरह से यहाँ मीनारें हैं वगैरह वगैरह, ये सारी इसके पीछे जस्ट पीछे आप यमुना नदी प्रवाहित होती हैं। तो ये सब क्या है, परसेप्शन। आँख से देखा आपने, देख करके आपने ये सारे परसेप्शन, ये सारे प्रत्यक्षण किया, आसपास गुंबद, मीनार, वाइट कलर, ये सब आपने परसेप्शन किया। तो संज्ञान के अंतर्गत आपकी दूसरी मानसिक प्रक्रिया हो गई। तीसरी आपने क्या किया कि ये सब करके आपने तीसरी जो मानसिक प्रक्रिया संज्ञान के अंतर्गत आती है वो है आपका प्रतिमा, इमेज बनाना, इमेजरी, ठीक है ना, प्रतिमा बनाना। आपकी एक छाया, एक प्रतिबिंब आपके दिमाग में ताजमहल का बन गया। यानी ये संज्ञान की तीसरी प्रक्रिया है, तीसरी मानसिक शक्ति है, जो कि जिसको हम प्रतिमा कहते हैं, इमेज, ठीक है। और इमेज हमारी बन गई। अब इमेज को क्या किया हम लोगों ने, धारण कर लिया, यानी अपने दिमाग में एक तरह से रिटेंशन कर दिया, धारण कर लिया उसको। एक छवि बन गई ताजमहल की और हमने उसको धारण कर लिया। धारण करने के बाद, धारण एक प्रकार का कह सकते हैं कि आपका स्टोरेज है, स्टोरेज करना किसी चीज़ को। हमने ताजमहल को सेंसेशन किया, सेंसेशन से परसेप्शन कर लिया, परसेप्शन के आधार पे एक जो इमेज बनी ताजमहल की, उस इमेज को हमने क्या किया, धारण कर लिया, स्टोर कर लिया उसको। और स्टोर करने के पश्चात ये संज्ञान की आपकी चौथी मानसिक प्रक्रिया है, किसी चीज़ को स्टोरेज करना, धारण करना। धारण करने के पश्चात फिर कभी हमें मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई ताजमहल किसी ने देखा हो तो ज़रा बताइए कैसा लगता है। आप तुरंत प्रत्यावाहन की प्रक्रिया, आपके संज्ञान की प्रत्यावाहन वाली प्रक्रिया, यानी रिकॉल करना, बुलाना, आवाहन करना। अब आपने जो देखा, जो प्रत्यक्षण किया, जो सेंसेशन हुआ था, जो आपने स्टोरेज कर रखा है यानी धारण कर रखा है, तो संज्ञान की तीन जो प्रक्रियाएं आपने कर रखी हैं, अब ज़रूरत क्या पड़ी, अब प्रत्यावाहन, उनको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ी। तो रिकॉल करना भी संज्ञान की एक मानसिक शक्ति या मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। आपने रिकॉल कर लिया, रिकॉल करने के लिए आप चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, ठीक है ना। थिंकिंग करने के लिए आप, हो सकता है कि चिंतन के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक ये तार्किक चिंतन भी होता है। तो आप इसके बाद तर्क वितर्क करेंगे, किसी सूचना के बारे में चिंतन करेंगे, चिंतन करने के पश्चात तर्क करेंगे, और तर्क के आधार पर किसी समस्या का समाधान कर पाने में सफल जब हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका संज्ञान वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञान केवल किसी एक मानसिक शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि संज्ञान के अंतर्गत हमारी कई सारी मानसिक शक्तियाँ उसमें सम्मिलित रहती हैं, और ये सारी मानसिक शक्तियाँ मिल करके हमारा संज्ञान बनाती हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में, कोई भी वस्तु, आज तक जो भी आपने जाना, जो भी आपने समझा, ठीक है ना, उस वस्तु के बारे में आपका वो क्या बनता है, संज्ञान बनता है। लेकिन संज्ञान किसी एक मानसिक शक्ति के सहारे नहीं बन सकता है, बल्कि किसी भी चीज़ के प्रति, पंखा, टीवी, टेबल, कुर्सी या मोबाइल, पेन, स्मार्ट बोर्ड, हाँ, किसी व्यक्ति के बारे में भी जो आपका संज्ञान बनता है, वो संज्ञान, ठीक है, कुत्ता, गाय, बकरी, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी आज तक आपने जाना है, वो क्या है, आपका संज्ञान है। और ये संज्ञान
जो आपका उस चीज़ के बारे में बना हुआ है वो इन सारी शक्तियों की सहायता से मिल करके, ये सारी शक्तियाँ मिल करके आपका किसी भी चीज़ के प्रति आपका संज्ञान बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञान किसको कहते हैं, यानी संज्ञान क्या है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास क्या है। एक डेफिनेशन है जिससे कि संज्ञान की चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। निस्सर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक संज्ञान की एक परिभाषा दी है कि संवेदी सूचनाओं को, यानी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें ज्ञानेंद्रियों से किसी चीज़ के बारे में सूचना मिलती है वो क्या है, हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसको रूपांतरित करके, उसको अदल बदल करके, मैं इसका अभी अर्थ समझाता हूँ रूपांतरण और इसका क्या अर्थ होता है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके उसका रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन करके और उसका विस्तारण करके, संग्रहण करके, पुनर्लाभ यानी पुनः से उसका लाभ उठाकर उसका समुचित प्रयोग करना ही क्या है, संज्ञान है। अब इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे रूपांतरण। किसका रूपांतरण किया जा रहा है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन तो समझ रहे हैं, अब रूपांतरण कैसे किया जाता है। उसको कोई भी सूचना, उस सूचना के बेसिक सूचना के आधार पर आप अपने से कुछ उसमें बदलाव जब लाते हैं तो ये क्या है, ये रूपांतरित करना यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे अगर आप किसी कविता की आप अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं या किसी सुनी गई चीज़ को आप कॉपी पे लिखते हैं, तो ये क्या है, सुनी गई यानी वो इन्फॉर्मेशन मिली अब आप उसमें रूपांतरित, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको रूपांतरित, बदल रहे हैं, ठीक है ना। जो ये बदलने की जो क्षमता होती है वो भी संज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। संज्ञान का एक हिस्सा कह सकते हैं कि संज्ञान के आधार पर ही हम किसी प्राप्त सूचना को अपने तरीके से उसमें बदलाव जो करते हैं उसी को सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके उसका रूपांतरण करना कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सुनी गई बात को लिखना, लिख करके जब हम व्यक्त करते हैं, सुनी गई बात को जब लिख करके व्यक्त करते हैं तो ये क्या हुआ, सुनी गई बात यानी वो उस इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर, उसको उसमें बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, लिख करके व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा शब्द इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एलोब्रेशन यानी विस्तारण करना, विस्तृत करना, ठीक है। यानी किसी नई सूचना को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, उदाहरण के उसमें बताता हूँ कि जैसे कोई सिद्धांत आप पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों का दैनिक जीवन में जब उपयोग करते हैं तो ये क्या हुआ, किसी सूचना में आप कुछ उसमें विस्तारित कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका, तो ये क्या हुआ, उसका विस्तारण यानी सूचना का विस्तारण करना हो गया, ठीक है। जैसे किसी गद्य या पद्य की अपने शब्दों में आप व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या करना क्या हुआ, उस इन्फॉर्मेशन का, उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन का एक पूरा पैराग्राफ में आप उसको व्याख्या करते हैं। किसी टॉपिक पे जब आप निबंध लिखते हैं तो एक छोटे से टॉपिक को आप विस्तार देते हैं, ये क्या है, ये आपके संज्ञान की प्रक्रिया ही है जिसमें आप विस्तारण करते हैं संज्ञान के सहारे। फिर स्टोरेज करना और उसको रिकवरी यानी ज़रूरत पड़ने पे उसका पुनर्लाभ उठाना ही क्या हो गया, आपका संज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से भी आप काफ़ी कुछ संज्ञान के विषय में समझ रहे होंगे कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण करना, उसका विस्तारण करना, संग्रह करना, उसको पुनर्लाभ यानी रिकवरी करके उसका अगर अपने किसी समस्या को सॉल्व कर पाने में उसका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं तो हम उसी को संज्ञान कह सकते हैं। अब मेन जो विषय था हमारा, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञान क्या है ये समझ में आ गया। अब इसी का विकास करना है, तो संज्ञानात्मक विकास से यहाँ तात्पर्य है कि किन्हीं संवेदी सूचनाओं को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन समझ ही रहे होंगे, किन्हीं संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके क्रमिक रूप से यानी ग्रेजुअली उसे क्या करना है, इस लायक बना देना है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके हम तरह तरह की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो संज्ञान के सहारे इस बिंदु से, इस पॉइंट से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप देखें तो जीवन भर
हम लोग अपनी जो भी समस्याएं सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी संज्ञान के सहारे ही कर पाते हैं। हमारा संज्ञान जितना मजबूत रहेगा, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करके हम उनको इस लायक बना सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर पाने में हम सक्षम बन सकेंगे, जिससे कि हमारा विभिन्न प्रकार की जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो सकेंगे। तो इस टॉपिक से, इस विषय से आज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था संज्ञान क्या है, संज्ञान में कौन कौन सी मानसिक शक्तियाँ मिलकर के संज्ञान को बनाती हैं, और साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास क्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे लगता है आपको आवश्यकता इस बात की थी कि संज्ञान किसे कहते हैं और संज्ञान में कौन कौन सी मानसिक शक्तियाँ आती हैं और संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, इसको समझना आवश्यक है। इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। अगले इस संज्ञानात्मक विकास के ही अगले पार्ट से हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को शुरू करेंगे, उस थ्योरी को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ अपने लक्ष्य में आप लोग लगे रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।